एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक है इतिहास कैसे जाना जाता है और ये जो टॉपिक है पूरा चैप्टर डिटेल होगा, संपूर्ण विश्लेषण होगा और इसमें हम लोग देखेंगे कि इतिहास कैसे जाना जाता है। और ये सी-टेट पेपर 2 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीपीएससी जो 1 to 5 और 6 to 8 में जीके पोर्शन है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जे-टेट मेंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कहें तो ये ऑल कंपटीशन के लिए हिस्ट्री तो पूछता ही है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग जिक्र करेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी हम इतिहास, भारतीय इतिहास को कैसे कैसे जान सकते हैं, किस तरह से, जिसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अभिलेख, प्रशस्ति, सिक्के, ये सभी क्या हैं, ये सब चीज़ इन सभी चीज़ों पर हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोत, यानी इतिहास जो जानते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है साहित्यिक स्रोत, यानी सोर्स होता है साहित्यिक स्रोत। इसमें हम लोग देखेंगे कि पांडुलिपि क्या है, धर्म ग्रंथ कितने हैं या फिर धर्म ग्रंथ से हम इतिहास कैसे जानते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ भी देखेंगे, जैन धर्म ग्रंथ भी देखेंगे, समसामयिक ग्रंथ क्या होता है और ये क्या क्या हैं उनको देखेंगे। लौकिक साहित्य क्या हैं, क्या होते हैं उस पर, और विदेशी विवरण, इन सभी चीज़ों पर जिक्र करने के साथ साथ हम लोग सी-टेट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपने दोस्तों को शेयर फटाफट करते जाइए और हम लोग वीडियो से जुड़ते हैं अब बहुत जल्द। देखिए कुछ की पॉइंट है, कुछ शब्द है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उन शब्दों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला तो एक शब्द है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? नहीं, जब हम बीते हुए यानी अतीत के घटनाओं को क्रम से सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग इतिहास। और जो इतिहास की जानकारी रखता है उसको कहते हैं हम लोग इतिहासकार। देखिए ये छोटा छोटा टॉपिक है, सी-टेट में अक्सर पूछ दिया करता है। देखिए एक शब्द है टील्हा। टील्हा क्या होता है कि ऐसे अमूमन सोचिए कि किसी के मिट्टी की घर है, मिट्टी का घर था, पहले बारिश वगैरह में धंस गया, गिर गया, तो गिरने के बाद वो टील्हा क्या बन गया, ऊंचा बन गया, उसी पर लोग घर बना देते हैं। फिर वो घर भी कभी कालांतर में पुराना जर्जर होता है, फिर नया घर बनाने की ज़रूरत होती है तो उसके ऊपर फिर बनता है। तो टील्हा जो होता है ना, तो यानी एक ऊंचा भूमि होता है जिसको हम लोग कहते हैं टील्हा। ये देख रहे हैं, ये टील्हा है। और टील्हे में जो है 1 2 यदि 3 इस तरह का लेयर से बात करें हम लोग तो एक, यानी सबसे निचले टील्हे में सबसे निचले स्तर पर हमको सबसे पुराने इतिहास की जानकारी मिलेगी। फिर दूसरे, जैसे मान लिया जाए कि मिट्टी का घर है वह किसी का, उसमें जो भी सामान वस्तु वगैरह है निकाल पाया तो निकाला, नहीं तो जो यूजलेस चीज़ हो जाता है या पुरानी चीज़ें हो जाती है लोग उसी में छोड़ देते हैं। जब इसकी खुदाई होगी तो क्या होगा कि निकलेगा कि भाई ये सामान यूज उस समय के लोग करते थे। तो इसी को कहते हैं हम लोग टील्हा। पुरातत्व, पुरातत्व क्या है कि जब हम धरती के सतह को उत्खनन करते हैं यानी खुदाई करते हैं तो जो सामग्री मिलता है उसे कहते हैं पुरातत्व सामग्री, उसको कहेंगे पुरातत्व सामग्री। और जो खुदाई करते हैं उसको कहते हैं पुरातत्वविद। देखिए पुरातत्व इसको कहते हैं आर्कियो, ये भी पूछा जाता है आर्कियो। और पुरातत्वविद को कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियो इस तरह का रहता है, एनसीईआरटी में आप देखे होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। तो पुरातत्वविद उसको हम लोग कहते हैं लॉजिस्ट। तो ये पुरातत्वविद है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी और ये जो है उस समय जब हमारे देश में अंग्रेज़ लोग रहते थे और अंग्रेज़ काल में जब इसकी स्थापना हुई तो पहले थे अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी इसके अध्यक्ष थे कनिंघम। और ये 1784 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो ये कुछ की पॉइंट था। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। इंडिया शब्द की उत्पत्ति। देखिए हमारा देश जो भारत है, अभी इंडिया और भारत में विवाद भी चल रहा था कि इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा भी गया है, लेकिन अब कह रहा है कि नहीं ये इंडिया विदेशी शब्द है, हमको भारत इसका नाम कर देना चाहिए। तो खैर वो राजनीतिक पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यानी भारत नाम कैसे पड़ा? देखिए जब हमारे देश में आर्य लोग आए
आर्य जो है मध्य एशिया, कोई कह रहे हैं बैक्ट्रिया प्रदेश से, जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो कहते हैं कि आर्कटिक प्रदेश से ये आर्य लोग आए थे। और ये आर्य लोग जब आए तो हमारे देश में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्वी भाग को, जैसे पता है कि इस तरह इधर से पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी इंडिया में भी बहती है, तो ये पूर्वी भाग इधर वाले यानी पूर्वी भाग को वो आर्य लोग कहे आर्यावर्त। बौद्ध काल में इसको जम्बू द्वीप कहते हैं। कहीं भी देखिएगा पूजा पाठ वगैरह होना शुरू होता है ना, तो जम्बू द्वीपे नाम होता है, जम्बू द्वीपे नाम होता है। तो ये बौद्ध काल में जम्बू द्वीप इस भारतीय भूखंड को कहा जाता था। ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। ये जो सिंधु नदी बहती है हमारे देश के उत्तर पश्चिम इलाके में, ये सिंधु नदी जब ईरानी लोग आए तो सिंधु वो लोग सौ का उच्चारण नहीं कर पाते थे, सौ का उच्चारण नहीं कर पाते थे। यूं कहें कि एक बिना दांत वाले लोग यदि सौ बोले तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसी तरह वो लोग, अब ये मत समझिए कि उनको दांत नहीं होगा, दांत तो था ही। तो सिंधु शब्द को वो क्या बोलते थे, हिंदू हिंदू हिंदू, इस तरह बोलते थे हिंदू, तो हिंदोश हो गया। अब ये सिंधु से बन गया शब्द क्या, हिंदोश, और हिंदोश से ही हमारे देश का नाम पड़ा क्या, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान एक नाम भी सुने हैं जो ईरानियों की देन है। यूनानी व रोमवासियों ने सिंधु को इंडस कहा। अब सिंधु नदी को वो लोग क्या कहते थे, इंडस कहते थे। कौन, ये यूनानी लोग और रोम लोग, यानी रोम के वासी लोग जो आते थे इधर हमारे देश में व्यापार करने के लिए, तो वो लोग इंडस कहते थे सिंधु को, और इसी से नाम पड़ा था इंडिया। अब ये तय आपको करना है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया। अब भारत की बात है तो भारत कहाँ से हमारे नाम, तो जब ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में कई जन जो हैं, जब वैदिक काल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, कई जन जो है सक्रिय हो गए थे, शक्तिशाली हो गए थे। उसी में एक जन था भरत जन, और उस भरत जन के मुखिया थे भरत, और इसी भरत के नाम पर जो है, इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ये याद रखिएगा, भारत इसीलिए कह रहा है कि ये भरत जन भी ओरिजिनल भरत जन यहाँ के मूल निवासी थोड़े हैं, ये आर्य हैं। तो वो लोग आर्य लोग जो थे ये भरत जन थे, और फिर भारत इसीलिए डिमांड हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल इशू है, आप लोग विवाद में ना पड़े, आगे एग्जाम है। देखिए हम लोग इतिहास को कैसे जानते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो इतिहास जानने में हमको मदद करता है। तो जैसे इतिहास की बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य तो हम लोग देखे ही। अभिलेख क्या है, एक एक चीज़ का हम लोग जिक्र करते हुए चलेंगे। देखिए अभिलेख किसको कहते हैं, ये ठोस सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, ठोस सतह पर। अब ये ठोस सतह क्या हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, ताम्रपत्र हो सकते हैं, लौह स्तंभ हो सकते हैं, या फिर दीवारों पर या मूर्तियों पर या सिक्कों पर, ये ठोस सतह होते हैं और इस पर उत्कीर्ण किया जाता है। ये हम लिखे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं, ये उत्कीर्ण नहीं है। उत्कीर्ण क्या है, छेनी हथौड़ी से लिया हुआ है, लिखना है अशोक, तो ओ को घुमा के छेनी हथौड़ी से किया, ओ लिखा, फिर सौ लिखा, फिर ओ का लिखा, को लिखा, तो खोद कर ये उत्कीर्ण करके ठोस सतह पर लिखे जाते थे, जिसमें पत्थर और धातु दोनों होते थे। धातु में जैसे ताम्रपत्र हो गए या फिर स्तूप हो गए, इन सभी चीज़ों पर। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख भाव चित्रात्मक लिपि में है। देखिए ये स्रोत है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी अलग से पढ़ेंगे, उसको डिटेल चैप्टर वाइज करेंगे। तो लिपि की यहाँ बात हो रही है, अभिलेख में क्या लिखाएगा, कुछ ना कुछ लिखाएगा जिसको कहेंगे अभिलेख। तो उसकी लिपि क्या है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है कि अब तक उसके लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया है, मतलब वो उसके लिपि में एक पिक्चर के साथ या तस्वीर के साथ कुछ बनाया गया है, लिखा गया है और ये मिला भी है, तो वो एक भाव को प्रदर्शित कर रहा है, कोई अर्थ को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब ये अर्थ को प्रदर्शित करता भी होगा तो अभी तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं लगी है। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए, अशोक के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में मिला है, ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिस तरह हम लोग अभी लिखते हैं कॉपी में कि बाएं से दाएं गए, लाइन पूरा हुआ, फिर बाएं से दाएं लिखे, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी ब्राह्मी लिपि में। लेकिन जो अशोक का अभिलेख था, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी मिलते हैं। अब ये खरोष्टी लिपि जो थे, ये दाएं से बाएं लिखा जाता है, ऐसे करके दाएं से
बाएं लिखा जाता है। कौन? खरोष्टी लिपि में। और ये मिला कहाँ है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या है? अफगानिस्तान है हमारे देश के उत्तर पश्चिम में, तो उधर के। अब देखिए ये जो लघमान एवं शरेकुना है अफगानिस्तान में, यहाँ से प्राप्त अभिलेख यूनानी तथा आर्मेनिक 2 लिपियों में है, 2 लिपियों में। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि अशोक के कौन से अभिलेख यूनानी तथा आर्मेनिक 2 लिपियों में है, तो ये लघमान एवं शरेकुना का अभिलेख। कंधार अभिलेख 2250 वर्ष पुराना यूनानी तथा आर्मेनिक नामक 2 लिपियों में है। तो यानी कंधार अभिलेख, यानी जो कंधार में अभिलेख है ये 2 लिपियों में है। कौन? यूनानी और आर्माइक, यही लघमान और शरेकुना। अशोक के अभिलेख की खोज पेंथलर ने की थी, जैसे कि पता होगा कि पेंथलर ने की थी, लेकिन पेंथलर जब खोज किए थे तो इसकी पढ़ाई वगैरह पढ़ नहीं पाए थे, पढ़ने में सफलता हासिल नहीं हुए। लेकिन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल किया। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था अभिलेख। अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रशस्ति। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। अब ये प्रशंसा किसका करेगा लोग? देखिए ये प्रशस्ति लोग वैसे समय में लिखा जाता था जब राजा के दरबार में दरबारी रहते थे, और दरबारी क्या करते थे? राजा के प्रशंसा में कुछ लिखते थे, जैसे उसका गुणगान करना या फिर युद्ध वर्णन करना, युद्ध में विजय गाथा लिखना। इन सभी चीज़ों को जो दरबारी कवि लिखते थे उसको कहते थे हम लोग प्रशस्ति। और ये प्रशस्ति जो होते थे, प्रशस्ति कुछ जो विद्वान ब्राह्मण होते थे वो अपना उपहार पाने के लालच में लिखते थे। लेकिन प्रशस्ति में क्या होता था? जो राजा के नकारात्मक बातें होती थी उसको नहीं लिखते थे। यदि वो लिखते तो एक तो इनाम भी नहीं मिलता, दूसरे ऊपर से क्या होता? उसको दंड भी मिलता। तो इसलिए इसमें नकारात्मक चीज़ें नहीं मिलती है बल्कि प्रशंसा, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रशस्ति। अब ये महत्वपूर्ण प्रशस्ति है एक प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, इसका दूसरा नाम है इलाहाबाद प्रशस्ति भी। इलाहाबाद प्रशस्ति भी, दोनों नाम एक ही है, जान रहे हैं कि अभी इलाहाबाद नाम था, योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज कर दिया, इसलिए प्रयाग स्तंभ बोल रहे हैं। क्या पता मेरा मैसेज वहाँ तक चला जाए, तो लफड़ा नहीं लेना चाहते। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एक समुद्रगुप्त शासक हुए थे गुप्त काल में, और उसके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। उसके दरबारी कवि थे हरिसेन, और हरिसेन ने ही लिखा था समुद्रगुप्त के गुणगान में। तो ये तो था एक एहोल अभिलेख है जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया। रवि कीर्ति एक दरबारी कवि थे, ये पुलकेशिन द्वितीय के, याद रखिएगा, ये सब पूछता भी है। आप कुछ की पॉइंट को जो है ना, पुलकेशिन द्वितीय, कुछ की पॉइंट को ना आप जरूर नोट करके लिखिएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे कौन? रवि कीर्ति। अब ये एहोल अभिलेख में रवि कीर्ति लिखते हैं कि एक राजा हुआ है हर्ष, ये दोनों के बीच में युद्ध का वर्णन है। संभवतः ये हर्ष की बात हो रही है। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, वहाँ जब जाएंगे तो हम लोग बताएंगे। तो हर्ष के बीच हुआ था, जिसमें हर्ष जो है पराजित दिखाया गया, हर्ष को पराजित बताया गया है, यानी पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती। अब पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई या नहीं हुई, जब रवि कीर्ति उसके दरबारी कवि हैं तो उसके प्रशंसा में लिखेगा ही, और जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग इतिहास मानेंगे भी, क्योंकि वो एक सबूत के रूप में है। अब सिक्के से भी हम लोग इतिहास जान सकते हैं। अब सिक्का अलग अलग काल में सिक्का, अभी एक ताज़ा इतिहास भी हम लोग के 2000 का नोट हमारे देश में नहीं चलता था, चला भी और कब बंद हो गया पता नहीं। तो ये भी क्या है, एक इतिहास है। तो सोचिए कि ये जो आज कागज़ पर नोट छप रहे हैं, तो क्या ये कब से छपना शुरू हुआ होगा? पहले लोग सिक्के बनाते थे, तो सिक्कों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स, ये याद रखिएगा। तो भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्का होता था आहत सिक्का। आहत सिक्का क्या होता था कि ठप्पा मार सिक्का, जैसे उसको आग में चांदी को गल गया, थोड़ा सा ढील डाल हो गया, किसी चीज़ से ठप्पा मार देता था, जैसे उस ठप्पा में, जैसे मोहर वगैरह हम लोग अभी मारते हैं, तो उस ठप्पा में चांद हो गया, सांड हो गया, गाय हो गया, या फिर कोई वृक्ष हो गया, पक्षी हुआ, इन सभी का फोटो रहता था। तो ये ईसा पूर्व 5वीं सदी में, यानी 500
लगभग 500 ईस्वी पूर्व जो है ये आहत सिक्का का प्रचलन था हमारे देश में। यही सबसे हमारा पुराना सिक्का भी है। आहत सिक्के पर मछली, सांड, हाथी, इंद्रचंद्र आदि की आकृतियाँ होती थी। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में। अब क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी हुए, तो याद रखिएगा मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर मतलब क्या, मौर्य के बाद के जो राजा हुए, जो शासक हुए, उसके काल को कहते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, ये याद रखिएगा। सिक्के किसने जारी किए थे, सबसे भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे, कुषाणों ने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। दो चीज़ है, सबसे पहले सोने का सिक्का कुषाण जारी किया था और सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने किया था, ये याद रखिएगा। सातवाहनों ने पोटीन के सिक्के भी जारी किए थे। पोटीन का सिक्का जो होता है, पोटीन एक तरह का शीशा है, शीशा हुआ, पोटीन हुआ, ये सब का सिक्का सातवाहन लोग जारी करते थे। तो अब याद रखिएगा कि सबसे शुद्ध सिक्का, सोने का शुद्ध सिक्का भी कुषाण का था। शुद्ध सोने का सिक्का भी। तो यहाँ से अब देखिए, इसी में की पॉइंट दे देता है या फिर आपको मैचिंग टाइप में कूट में प्रश्न दे देता है, सर्वाधिक सिक्के जारी किसके काल में है। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक सिक्के किसके काल में, मौर्योत्तर काल में। सोने का सबसे पहले सिक्का किसने जारी किया, कुषाणों ने। शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, कुषाणों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किया, कुषाणों ने। और सर्वाधिक चांदी के भी सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था, यानी चांदी के शासक गुप्त लोग भी करते थे। देखिए अब दूसरा जो स्रोत है, अब देखिए जब उत्कीर्ण होगा, जब उत्खनन होगा, उत्खनन जब होगा जमीन के अंदर से, तो ये सब चीज़ें निकलेगा और हम उसके अध्ययन से, शोध से इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब जो एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्य जो लिखा हुआ बुक वगैरह है, उपन्यास है, किताब है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, इन सभी को कहते हैं हम लोग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जो पुराने ज़माने में लिखी जाती थी वो हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए कि उस समय छापाखाना नहीं था। जो हाथ से लिखी जाती थी उसको कहते थे हम लोग पांडुलिपि। उसको क्या कहते थे, पांडुलिपि। अब ये पांडुलिपि क्या हो गया, पांडु मतलब हो गया हाथ और लिपि मतलब तो जान ही रहे हैं, लिपि मतलब स्क्रिप्ट या लिपि तो है ही। हाथ से लिखने के कारण इसको क्या कहा जाता था, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। अब उस समय ना तो छापाखाना था, ना कागज़ था, ना इस तरह का बॉल पेन था जो हम लोग आसानी से लिख पाते थे उस समय। तो लोग क्या करते थे, दो चीज़ों पर लिखते थे। एक ताड़पत्र पर, ताड़पत्र आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लंबे लंबे खजूर और ताड़ वाला पेड़ होता है, तो उस ताड़पत्र पे लिखते थे। और दूसरा क्या था, एक भूर्ज पत्र, ये भूर्ज पत्र पर लिखते थे। अब ये भूर्ज पत्र क्या होता है कि हिमालय क्षेत्र में एक भूर्ज नामक पेड़ पाया जाता है, हिमालयी क्षेत्र में भूर्ज नामक पेड़ पाया जाता था और उसी के छाल से, भूर्ज नामक पेड़ के छाल से, याद रखिएगा पत्ता नहीं, उसके छाल से तैयार किया जाता था क्या, भूर्ज पत्र। और उसी भूर्ज पत्र पर जो है लिखा जाता था, तो इसलिए उसको कहते थे पांडुलिपि। ये पांडुलिपि अधिकतर जो है मिले हैं कहाँ से, मंदिरों से। उस समय पुराने ज़माने में बड़े बड़े संदूक होते थे। अभी भी दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं एकदम अथाह संपत्ति वहाँ मिल रही है, ये प्राचीन काल से ही उसमें संचित कर करके रखा जाता था। तो जो मंदिर होते थे, मंदिरों में लिखे हुए प्राचीनतम पांडुलिपि मिलते हैं। और विहार किसको कहते हैं, विहार जहाँ बौद्ध का मठ था, बौद्ध लोग जाते थे, बौद्ध मंदिर होते थे, उसी को कहा जाता था विहार। तो उस विहार से भी पांडुलिपि मिली जाती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या है, धार्मिक ग्रंथ। अब ये धार्मिक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है दो तीन तरह का, एक वैदिक धर्म ग्रंथ, एक वैदिक, दूसरा क्या है जैन, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये सभी क्या हैं, ये सभी धर्म ग्रंथ हैं। धर्म ग्रंथ में वैदिक ग्रंथ की बात करें तो वेद 4 होते हैं। वेद जब लिखा गया तो उस काल को कहा जाता है वैदिक काल। और वेद जब लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 1500 ईस्वी पूर्व में शुरू हुई और क्षेत्र था क्या, सप्त सैंधव क्षेत्र। जब वैदिक काल बताएंगे तो वहाँ थोड़ा सा और डिटेल से बताएंगे। ये सप्त सैंधव क्षेत्र क्या होता है कि जब आर्य लोग बाहर से आए, जब बाहर से आए, बाहर कहाँ से, मध्य एशिया या बैक्टीरिया प्रदेश कहें, जो भी कहें, हमारे देश के मूल निवासी आर्य नहीं हैं, तो ये लोग जब आए तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में
जो बस गए उस क्षेत्र को, जो 7 नदियां होता है उस क्षेत्र को कहा गया सप्त सैंधव क्षेत्र। तो इन्हीं नदियों के किनारे जो है ये लोग वेद को लिखना शुरू किए 1500 ईस्वी पूर्व में। तो इस काल को कहते हैं हम लोग वैदिक काल। और ये चला कब तक? 600 ईस्वी पूर्व तक, यानी 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में वेद की रचना हुई, तो उसको कहा गया वैदिक काल। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये 1500 से 1000 के बीच में लिखा गया। 1500 से 1000 बीसी में लिखा गया है ऋग्वेद। तो इसलिए इस काल को कहते हैं हम लोग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को कहते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है। सूक्त जिसको हम लोग प्रार्थना कहते हैं, सूक्त मतलब अच्छी तरह से बोला गया, 1028 सूक्त हैं। तो ये सभी चीज़ें ऋग्वेद में। सामवेद का अर्थ होता है, साम मतलब होता है गान, साम मतलब गान होता है, यानी ये गाने वाला है। तो भारतीय संगीत का जनक है ये, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। संगीत का जनक, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद। तीसरा है यजुर्वेद। यजु मतलब होता है यज्ञ, यजु मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ का विधि विधान किसमें है? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में जो है इसमें जादू टोना, संस्कार, अंधविश्वास, ये सभी अथर्ववेद में हैं। तो इस ग्रंथों से, यानी वैदिक ग्रंथों से भी हमको कुछ ना कुछ इतिहास मिलता है। आप यहाँ ये ना सोचें कि आप शॉर्ट में पढ़ा कर निकल गए सर, ये इतिहास के स्रोत हैं। हम इतिहास कैसे जानते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, ना कि हम वैदिक काल का। तो इसके बाद जो वैदिक काल होगा वो वैदिक काल में हम लोग पूरे वैदिक काल को डिटेल से देखेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछता भी है, सीटेट में हमेशा पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। उपनिषद, इसमें 2 शब्द है, उप जोड़ निषद। उप जोड़ निषद, उप का मतलब होता है निकट या समीप, निकट या समीप, और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी जिस गुरु के समीप जो है बैठकर विद्या हासिल करने वाले ग्रंथ को कहते हैं हम लोग उपनिषद। तो प्राचीन काल में जो ज्ञान का एकमात्र साधन होता था, गुरुकुल होता था, जंगलों में या फिर एकांत में कहीं गुरु और शिष्य बैठते थे। तो गुरु जो है ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे, नीचे सब शिष्य लोग बैठते थे और वहाँ प्रवचन वगैरह होता था। तो गुरु के समीप जो बैठकर रस विद्याओं का ज्ञान अर्जित करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। ठीक। वेदांत, अब देखिए ये सभी क्या हैं? वेद के अंग थे एक तरह से। वेद के अंत में जो लिखा गया है उसको कहते हैं हम लोग वेदांत। वेद के अंत में लिखने वाले को वेदांत। और वेदांग जो है ये वेद के ही अंग होते हैं, वेद के ही अंग है। लोग जब इन सभी वेद को नहीं समझ पाए थे आसानी से, जो वेद की भाषा है वैदिक ग्रंथ में, ये प्राक संस्कृत है, प्राक संस्कृत भाषा है, जो आम लोगों के लिए समझ से परे था। तो लोगों ने क्या किया, इसी वेद के कुछ अंगों को लिखना टीका के रूप में शुरू किया, तो इसको कहा गया वेदांग। देखिए अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ को देखते हैं। ये बौद्ध धर्म ग्रंथ, जब बौद्ध धर्म चरम पर था तो उस समय कोई ग्रंथ वगैरह थे नहीं, और बौद्ध धर्म ग्रंथ जो था वो पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। और बुद्ध जो प्रवचन देते थे स्थानीय भाषा पाली के रूप में ही देते थे, ताकि आम जन लोग समझ पाए। तो देखिए नए विचार, एक टॉपिक है आपका सीटेट में नए विचार, तो नए विचार में आपको हम वहाँ पर ज़रूर बताएंगे। नए विचार में जो यही धर्म वगैरह है जो पूरा डिटेल से होगा, तो उनको वहाँ डिटेल से करेंगे हम लोग। बुद्ध के पूर्व जीवन की घटना जातक कथा में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जातक कथा में क्या है? बुद्ध के पूर्व जीवन की घटना। और यदि क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा कि बुद्ध के पूर्व जीवन की घटना किस में है? जातक में। और 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय, उसी में 16 महाजनपद जो 500 ईस्वी के लगभग में, 500 ईस्वी पूर्व में जो है मौर्य काल, यानी महाजनपद 16 था। ये जब हम लोग जनपद देखेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे, मगध, बज्जी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, ये सभी देखेंगे। तो ये महाजनपद काल की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, अब ये त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 पिटारा। 3
पिटारा, ये याद रखिएगा, पिटारा जान ही रहे हैं, 3 पिटारा। और 3 पिटारा जो है, एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के धार्मिक उपदेश, इसमें बुद्ध जो धार्मिक उपदेश दिए हैं उसका वर्णन सुत्त पिटक में है। विनय पिटक में, विनय में क्या है, बौद्ध संघ और संबंधित नियम, यानी जो संघ बनाए थे उसमें अनुनय, विनय, संघ, नियम, ये सभी क्या है, विनय पिटक में। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक जो है बौद्ध दर्शन है, यानी अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन है। तो त्रिपिटक को ये याद रखिएगा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आगे है जैन धर्म। जैन धर्म की रचना जो हुई है प्राकृत भाषा में, यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में और जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में। तो जैन ग्रंथों का संकलन जो हुआ है ये बल्लवी गुजरात में ईसा 6वीं शताब्दी में पूर्व हुआ था, यानी 600 ईस्वी पूर्व लगभग पहले जो है बल्लवी गुजरात में है, वहाँ पर जैन ग्रंथों का संकलन शुरू हो गया। दूसरा है कि आगे महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है जिन्हें पूर्व कहते हैं, यानी जो महावीर स्वामी जो सिद्धांत दिए हैं वो 14 प्राचीन ग्रंथ में है और उसको कहा जाता है पूर्व। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका जैन धर्म का जैन साहित्य है वो हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन यानी 2 तरह से हो गया, एक परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है, हेमचंद्रन। हेमचंद्रन में क्या है, जैन धर्म का ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक और अंतिम दिनों की, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और बाद में वो संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये हम लोग मौर्य काल में देखेंगे डिटेल से। संलेखना क्या होता है कि भूखे प्यासे रहकर अंतर्ध्यान होकर जो है अपने शरीर का त्याग करना कहलाता है संलेखना विधि। तो 16 महाजनपद का जिक्र भगवती सूत्र में। चलिए अभी वीडियो देखे हैं, आपको फिर से पूछ रहे हैं कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से हमको 16 महाजनपद का जिक्र होता है, यानी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एकदम नो चीटिंग। इसके बाद हम लोग दूसरा क्या है, भगवती सूत्र किस में है, ये महावीर। तो क्वेश्चन रहेगा क्या कि 16 महाजनपद का जिक्र हमको किन ग्रंथों से मिलता है। एक बौद्ध वाला जो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, दूसरा जैन धर्म का भगवती सूत्र में। अब देखिए एक है समसामयिक ग्रंथ एवं लौकिक साहित्य। देखिए समसामयिक ग्रंथ किसको कहते हैं, जैसे करंट अफेयर्स होता है ना, तो आज के दौर में क्या हुआ उसको यदि लिखते हैं तो वो आज के दौर के लिए करंट अफेयर्स है। तो उस समय के जो दरबारी होते थे, लेखक होते थे, वो कुछ ना कुछ लिखते थे, किताबें लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे, तो वो एक तरह से समसामयिक ग्रंथ था। लौकिक साहित्य क्या होता है कि लौकिक साहित्य एक तरह से कि जो उस समय नाटक के रूप में किसी राजा या फिर किसी राजा के राज्य को दिखाया जाता था, तो उसको कहते हैं एक तरह से लौकिक साहित्य। तो कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बताते हैं। देखिए और 10 बार बोलिएगा, अभी वीडियो पॉज करके 10 बार 10 बार आपको याद हो जाएगा, कहीं रटने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त, और एक नाम चाणक्य भी है, चाणक्य भी है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य, अष्टाध्यायी पाणिनि, नीतिसार कामंदक, राजतरंगिणी कलहन। कलहन में क्या है, कश्मीर का इतिहास का पता चलता है, कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य पतंजलि, गार्गी संहिता गार्गी, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, स्वप्नवासदत्ता भास, बुद्ध चरित अश्वघोष, हर्षचरित बाणभट्ट, बृहत कथा गुणाढ्य, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, दायभाग जिमुद्वान, मृक्ष कटिकम शूद्रक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। यहाँ से आपको मैचिंग वाला प्रश्न हमेशा इससे रहेगा, या फिर डायरेक्ट भी रह सकता है कि भाई हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है नहीं, तो ये इसको कहेंगे लौकिक साहित्य। एक और टॉपिक इसमें जो महत्वपूर्ण है क्या है, विदेशी विवरण। कालांतर में जब भारत ऐसे ही हमारा देश सोने का चिड़िया नहीं कहलाता था, उस समय लोग यहाँ पर सब तरह से संपन्न थे, फसल में, खेती में, बुनाई में, बढ़ई में, कारीगरी में, शिल्प में, सब तरह से यहाँ के देश के लोग संपन्न थे, गुणी थे, और इसी के कारण यहाँ के लोग जो हैं अमीर थे एक तरह से। और जब
विदेश के लोगों को ये चीज़ जानकारी मिलती थी व्यापार के माध्यम से, या व्यापारी लोग जब आते थे व्यापार करने के लिए, फिर यहाँ से सामान जाते थे, तो लोगों में एक लालसा होती थी, वो अच्छा खासा यहाँ से बिजनेस करके वो कमा भी लेते थे, तो लोगों को खूब होता है। जिस तरह से जैसे कि आजकल देख रहे हैं बिहार, झारखंड, यूपी, इन सभी से क्या होता है कि कोई बम्बई, दिल्ली यहाँ से कमा के आने वाला लड़का को देखता है कि भाई वो ये चीज़ खरीद लिया, ये चीज़ कर रहा है, तो यहाँ से लोग बेरोजगार लोग जाते हैं। उसी तरह जब हमारा देश संपन्न था, बाहरी विदेशी लोग आते थे, यहाँ कमाते थे, यहाँ के चीज़ों को ले जाते थे, वहाँ के चीज़ों को लाकर बेचते थे, तो वो एक तरह से संपन्न हो जाते थे। तो लोग जो है ना भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय के लोग मोटिवेट हुए कि भारत जाया जाए। तो भारत आते थे उस समय, भारत आते थे विदेशी, इसी को कहते हैं हम लोग विदेशी विवरण। अब जब वो आते थे तो वो कुछ ना कुछ अपना लिखते थे किताब के रूप में या फिर जीवनी के रूप में। तो जैसे यूनानी लेखक थे हेरोडोटस, जिसने एक किताब लिखा हिस्टोरिका। अब ये हिस्टोरिका, इसको कहते हैं इतिहास का पिता। क्वेश्चन याद रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, क्योंकि पहली बार इतिहास को जो है ना क्रमबद्ध करने का कोशिश इसी ने किया था। टॉलमी ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल से संबंधित है, भारत यहाँ आए तो भारत में जो है क्या क्या, कहाँ, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कैसे हैं, ज्योग्राफी के बारे में लिखने का कोशिश किया। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज जो थे यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे और इंडिका नामक किताब लिखे। तो उसमें जो राजनीतिक है, प्रशासनिक है, आर्थिक है उस समय के मौर्य काल के, तो उसके बारे में लिखा, तो हमको जानकारी मिलती है। कुछ चीनी लेखक भी आए, जैसे फाइयान ने अपना यात्रा वृत्तांत किया कि यहाँ आए तो यहाँ क्या क्या चीज़ें थी। ये जो चीन से जो लोग आए ना, मुख्य रूप से ये लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से आते थे और यहाँ आते थे, यहाँ के धर्म को, वो बौद्ध धर्म जो पूरा फेमस था वो सीखते थे, फिर जाके वहाँ प्रचार प्रसार करते थे। इसी तरह हुएनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने लिखा था क्या? CU की, ये भी उसका यात्रा वृत्तांत था। हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, ये याद रखिएगा। और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन रहता है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएनसांग को। तो हुएनसांग अरबी लेखक जो अरब क्षेत्र से आए, जैसे अलबरूनी, तहकीके हिंद, अल मसूदी, सुनहरा घास का मैदान। फारसी लेखक यानी ईरान से जो लोग आते थे, जैसे फिरदौसी, शाहनामा, मिनहाज सिराज, तबकात नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज़शाही। तो इन सभी किताबों के माध्यम से भी हमको भारत के इतिहास की जानकारी कुछ ना कुछ मिलती है। तो ये था आज का अति महत्वपूर्ण वीडियो, जो CTET, BPSC, JTET मेंस और जनरल कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम कोशिश कर रहे थे कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डालें, लेकिन चूँकि थोड़ा सा नहीं प्रिपेयर कर पाए थे हम PPT वगैरह, तो इसमें अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, विश्लेषण के साथ डाल देंगे। और ज्योग्राफी का कोई फर्स्ट वीडियो नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगा सोशल साइंस नामक प्लेलिस्ट। जब वहाँ पर जाइएगा तो आपको ज्योग्राफी का टोटल वीडियो MCQs के साथ साथ पूरा जो है डिटेल संपूर्ण कराया गया, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको CTET, BPSC या JTET मेंस के लिए बहुत उपयोगी साबित हो आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक मिनट मिलेंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ तक यदि आप देखते देखते आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।